जर्म प्लाज्म क्या होता है भाई, देखो समझो। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लेते हैं कि ये जो जर्म प्लाज्म है ये शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो जर्म प्लाज्म शब्द दिया था साइंटिस्ट वीसमैन ने। ठीक है, रटना पड़ेगा, इसको याद कर लेना। जर्म प्लाज्म शब्द किसने दिया था? वैज्ञानिक वीसमैन ने। अब समझो जर्म प्लाज्म होता क्या है। ठीक, देखो बहुत सारी टर्म है। एक होता है जीनोटाइप, ठीक, एक होता है लाइंस, एक होता है कल्टीवार, एक होती है वैरायटी। ये सब क्या है भाई? ये जितने भी शब्द आप देख रहे हो ना, जीनोटाइप, लाइंस, कल्टीवार्स, वैरायटी, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। घुमा फिरा के इन सब का मतलब एक ही है। ये सभी शब्द, ये सभी टर्म यूज किए जाते हैं प्लांटिंग मटेरियल के लिए, या फिर कहें प्रोपागेटिंग मटेरियल के लिए। किसके लिए? प्रोपागेटिंग मटेरियल। प्रोपागेटिंग मटेरियल का मतलब वो पार्ट जिससे एक नया प्लांट हम डेवलप करेंगे, या कहो प्लांट का वो पार्ट जो सोइंग के लिए, जो बुवाई के लिए यूज किया जाता है, उसे कहते हैं प्रोपागेटिंग मटेरियल। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये प्रोपागेटिंग मटेरियल क्या होता है? सीड होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यानी कि ये जो सभी शब्द है, जर्म प्लाज्म, जीनोटाइप, लाइंस, कल्टीवार्स, वैरायटी, ये सभी इस सीड के लिए ही यूज किए जाते हैं। बस सबके पर्पस अलग अलग हैं। इस सीड का यूज हम कहाँ कर रहे हैं, क्या पर्पस में इस सीड का यूज किया जा रहा है, वहां पर पर्टिकुलर टर्म का यूज होता है। जैसे कि मान लो इस सीड का प्रयोग कोई फार्मर करता है। फार्मर काय के लिए करेगा भाई? खेती करने के लिए करेगा, फार्मिंग के लिए करेगा। तो फार्मर के लिए ये सीड क्या कहलाएगा? वैरायटी। और क्या कहलाएगा? कल्टीवार। वैरायटी और कल्टीवार क्या है? वो सीड ही है। अगर उस सीड का प्रयोग हम फार्मिंग के लिए करते हैं, खेती के लिए करते हैं, तो वो सीड कहलाएगा वैरायटी या फिर कल्टीवार। अगर इस सीड का प्रयोग कोई साइंटिस्ट करता है, साइंटिस्ट क्यों करेगा भाई? रिसर्च में करेगा यूज। अगर इस सीड का प्रयोग कोई साइंटिस्ट अपनी रिसर्च में करता है तो इस सीड को लाइन कह सकते हैं, और इस सीड को जीनोटाइप भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो जब सीड का प्रयोग फार्मर करे फार्मिंग के लिए तो उसे कल्टीवार या वैरायटी कहेंगे। जब इस सीड का प्रयोग कोई वैज्ञानिक रिसर्च के लिए करे तो उसे जीनोटाइप या फिर लाइन कहेंगे। है सबका मतलब क्या? ये सीड ही। अगर इसी सीड मटेरियल को हम स्टोर करें तो, स्टोरेज करें इसका, तो क्यों स्टोर करना है? आगे चल के भविष्य में किसी रिसर्च के लिए, फ्यूचर रिसर्च के लिए इसको अगर हम स्टोर करके रखते हैं, भविष्य में कभी काम आ जाए किसी रिसर्च के लिए, तब इस सीड को कहा जाएगा जर्म प्लाज्म। ठीक है, क्योंकि देखो स्टोर तो फार्मर भी करते हैं, सीड का स्टोरेज तो फार्मर भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं, लेकिन फार्मर जो सीड का स्टोरेज करता है वो काय के लिए करता है? वो कंजप्शन के लिए करता है, या फिर अगली जनरेशन में, अगले ईयर में सोइंग के लिए करता है। यहाँ पर फार्मर जो इस सीड का स्टोरेज कर रहा है वो बल्क में करता है। किस में करता है? बल्क में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर करता है। जबकि जर्म प्लाज्म में हमको बल्क में नहीं करना, यहाँ पर हमको बहुत स्मॉल क्वांटिटी में स्टोर करना होता है। एक सैंपल के तौर पर इसको हमें स्टोर करके रखना है कि इन फ्यूचर अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ती है उस सीड की किसी रिसर्च वर्क में, तो हम वहाँ से यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, तो जब किसी भी सीड को, किसी प्रोपागेटिंग मटेरियल को स्टोरेज किया जाए फ्यूचर रिसर्च के लिए, तब उसके लिए शब्द यूज़ किया जाता है जर्म प्लाज्म। आई बात समझ में? ये तो होगी प्रैक्टिकल डेफिनेशन कि जर्म प्लाज्म होता क्या है। अब किताबी डेफिनेशन पे आ जाओ। किताबों में क्या दिया है? किताबों में दिया होता है कि जर्म प्लाज्म क्या है? जर्म प्लाज्म इज द सम टोटल ऑफ हेरिडिटी मटेरियल। ये भी वहीं से समझ में आएगा। देखो बड़ा सिंपल है। फ्यूचर रिसर्च, भविष्य में अगर हम कभी रिसर्च करते हैं इस सीड के ऊपर, तो क्यों करेंगे भाई? हमें सीड की भविष्य में किसी रिसर्च में ज़रूरत क्यों पड़ेगी? रिसर्च में एक्चुअली हम करते क्या है? रिसर्च में हम बातें करते हैं हमेशा जीन लेवल की, कि भाई इसमें से ये कैरेक्टर हमें चाहिए, ये जीन हमें चाहिए, उसके जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं अपन हमेशा रिसर्च वर्क में, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल के ऊपर ही रिसर्च होती है। तो ओवरऑल इस जर्म प्लाज्म के अंदर हम लोग एक्चुअल में क्या स्टोर कर रहे हैं? इसका जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि इसको हमें कंजप्शन के पर्पस से तो यूज़ करना नहीं है,
कि भाई खाने के लिए हमें इसे स्टोर करना है, इसलिए बल्क में स्टोर किया है। इसे हमने एज ए स्टोर किया है सीड को, क्यों? क्योंकि भविष्य में कभी रिसर्च कर सकें, और वो रिसर्च में हमें चाहिए क्या, उस सीड के अंदर, उस जर्म प्लाज्म के अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वही काम आएगा। वही मेन चीज़ है जो भविष्य में काम आने वाली है, भविष्य की किसी रिसर्च में काम आने वाली है। इसीलिए जर्म प्लाज्म को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इट इज़ द सम टोटल ऑफ द हेरिडिटी मटेरियल। तो भाई जर्म प्लाज्म को अपन क्या बोल सकते हैं? इट इज़ द सम टोटल ऑफ हेरिडिटी मटेरियल। सही बात है, क्योंकि जर्म प्लाज्म को हमें स्टोरी इसलिए करना है क्योंकि रिसर्च कर सकें इसके ऊपर, और रिसर्च मतलब उसकी जेनेटिक मटेरियल के ऊपर ही रिसर्च करेंगे हम लोग। इसलिए एक्चुअल में हमने सीड को स्टोर नहीं किया, सीड के फॉर्म में हमने उसके जेनेटिक मटेरियल को स्टोर किया है। इसलिए किताबी में जो किताबों की डेफिनेशन है वो है सम टोटल ऑफ द हेरिडिटी मटेरियल इज कॉल्ड एज जर्म प्लाज्म। ठीक है, तो हमें इसी तरह से डिफाइन करनी है। वो आपका प्रैक्टिकल व्यू था समझने का कि एक्चुअल में जो जर्म प्लाज्म है वो क्या है, सीड मटेरियल है। क्योंकि देखो जेनेटिक मटेरियल को तो आप स्टोर नहीं कर सकते ना, ऐसा तो नहीं है कि भाई उस सीड में से उस जीन को निकाल के स्टोर कर लिया, उसके डीएनए को निकाल के अलग से एक डब्बा में बंद करके रख दिया, वो पॉसिबल नहीं है। आप डीएनए को ऐसे स्टोर थोड़ी कर सकते हो, किसी जीन को निकाल के स्टोर थोड़ी कर सकते हो। आपको स्टोर करना पड़ेगा उसका पूरा सीड मटेरियल। उस पूरे सीड मटेरियल का आप फर्दर यूज़ कर सकते हो किसी रिसर्च में, उसमें से जो जेनेटिक मटेरियल है उसका आप यूज़ कर सकते हो। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या हुआ, जर्म प्लाज्म क्या है, सम टोटल ऑफ द हेरिडिटी मटेरियल, या फिर कहो सम हेरिडिटी मटेरियल का मतलब क्या है, उसका जेनेटिक मटेरियल। हेरिडिटी मटेरियल मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल, या फिर कहो उसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो, या फिर कहो उसके अंदर का जो डीएनए है वो, या फिर कहो उसके अंदर के जो जीन है वो। इट इज़ द सम टोटल ऑफ द जीन। और जीन में भी और डिटेल में जाओ तो क्या है, वो एलील है। तो और अच्छी डेफिनेशन बनाओ, डिटेल में डेफिनेशन बनाओ तो ये क्या हो जाएगी, इट इज़ दी, और कह सकते हैं अपन सिंपल सी भाषा में, ऑल द एलील ऑफ द वेरियस जीन ऑफ अ क्रॉप स्पीसीज इज कॉल्ड एज जर्म प्लाज्म। क्या बोलेंगे, ऑल द एलील ऑफ द वेरियस जीन ऑफ अ क्रॉप स्पीसीज इज कॉल्ड एज जर्म प्लाज्म। तो इस सीड को स्टोर नहीं किया हमने, सीड तो एक फिजिकली हो गया कि भाई ये सीड है, लेकिन एक्चुअल में हमने क्या स्टोर किया है, उसका एलील, उसका जीन, उसका डीएनए, उसका क्रोमोसोम, उसका जेनेटिक मटेरियल, उसका हेरिडिटी मटेरियल हमने स्टोर किया है। आई बात समझ में, ये होता है जर्म प्लाज्म। ठीक, अब ये जर्म प्लाज्म कई टाइप के होते हैं, वो देखो कौन कौन से टाइप के होते हैं। इसको मिटाऊं मैं, देखो भाई, एक होता है लैंड रेसिस, एक होता है लैंड रेसिस। लैंड रेसिस क्या है, ये होती हैं प्रिमिटिव वैरायटीज। प्रिमिटिव वैरायटीज याद करो, आज से 7, 7.5, 10,000 साल पहले जब एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी, तो जब एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी उस वक्त कुछ ना कुछ वैरायटी तो लगाई होंगी। जो सबसे पहली वैरायटी जो डेवलप हुई होंगी, आज से हजारों साल पुरानी जो वैरायटीज़ लोग कल्टीवेट करते आ रहे हैं, जिनको अपन आज की भाषा में कहें कि लोकल वैरायटी, लैंड रेसिस को और क्या बोल सकते हैं अपन, लोकल वैरायटीज़। ठीक है, तो वो क्या कहलाती हैं, आपकी प्रिमिटिव वैरायटीज़, काफ़ी पुरानी वैरायटीज़। ये जो लोकल वैरायटीज़ होती हैं, ये जो प्रिमिटिव वैरायटी होती हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई प्लांट ब्रीडिंग एफर्ट नहीं किया जाता। नो सिस्टमैटिक प्लांट ब्रीडिंग एफर्ट, मतलब ये जो वैरायटी हैं, ये जो लैंड रेसेस हैं, इनमें किसी भी तरह की कोई प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक का यूज़ नहीं किया गया है। बिना प्लांट ब्रीडिंग की मदद से ये लोकल वैरायटीज़, ये लैंड रेसेस बनाई गई हैं। ठीक, कैसे बना दी भाई, जब प्लांट ब्रीडिंग का यूज़ नहीं किया, कोई सिस्टमैटिक तरीके से हमने प्लांट ब्रीडिंग एफर्ट का यूज़ नहीं किया, तो ये वैरायटी बनी कैसे। ये वैरायटी बनाई गई है नेचुरल सिलेक्शन से। यहाँ पर मेन रोल किसका है, नेचुरल सिलेक्शन प्लस आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ठीक है, इन दो तरीके से हमने ये प्रिमिटिव वैरायटीज़ बनाई हैं, जिनको हम लैंड रेसेस या लोकल वैरायटीज़ कहते हैं। ठीक, अब चूंकि इसको नेचुरल सिलेक्शन से बनी है, नेचर ने खुद इसको सिलेक्ट किया है, तो ऑब्वियसली ये जो वैरायटी होगी इनके अंदर वाइडर जेनेटिक बेस होगा, इनके अंदर
वाइडर एडेप्टेबिलिटी होगी। वाइडर एडेप्टेबिलिटी मतलब किसी भी एनवायरनमेंट में जो एडेप्ट कर जाएंगी। इनके अंदर हाईली रेजिस्टेंस होगा। हाईली रेजिस्टेंस होंगे किसके लिए? बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस के लिए। किसी भी प्रकार की बीमारी हो, किसी भी प्रकार का इंसेक्ट हो या कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन हो, उनके लिए रेजिस्टेंट होंगी। ये क्यों होंगी? ये सारे कैरेक्टर इसके अंदर क्यों होंगे? क्योंकि नेचर ने खुद इसे सिलेक्ट किया है। यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। किसमें? लैंड रेसेस में। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो लैंड रेसेस है इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट जीन हैं, उनका खजाना है एक तरह का। ये क्या है? एक तरह का, इसको हम बोल सकते हैं अपन वेयर हाउस ऑफ दी, और कह सकते हैं अपन स्टोर हाउस ऑफ दी वेरिएबिलिटी। क्या बोल सकते हैं इसको? स्टोर हाउस ऑफ दी वेरिएबिलिटी। स्टोर हाउस ऑफ दी वेरिएबिलिटी। ठीक है, इसे स्टोर हाउस ऑफ वेरिएबिलिटी भी कहा जाता है। वेरिएबिलिटी मतलब जेनेटिक वेरिएबिलिटी। ठीक, इसलिए इस लैंड रेसेस को भी हम स्टोर करके रखते हैं एज अ जर्म प्लाज्म, क्योंकि इन फ्यूचर भविष्य में कभी हमें शायद इनकी ज़रूरत पड़ जाए, कभी हमें मान लो कोई रेजिस्टेंस जीन की ज़रूरत पड़ जाए, तो इस लैंड रेसेस से, इन प्रिमिटिव वैरायटी से हम रेजिस्टेंस जीन ले सकते हैं। इसलिए इनका भी यूज़ हम करते हैं एज अ जर्म प्लाज्म। तो एक तो हो गया अपना लैंड रेसेस। और देखो दूसरा होता है अपना ऑब्सोलीट वैरायटी। ऑब्सोलीट वैरायटी क्या होती हैं? देखो भाई, ये जो वैरायटीज होती हैं ना, ये बाकायदा एक प्लांट ब्रीडिंग एफर्ट की मदद से डेवलप की गई हैं। एक सिस्टमैटिक प्लांट ब्रीडिंग एफर्ट इनमें लगाया गया है। मतलब ये वैरायटी वे वैरायटी हैं जो सिस्टमैटिक प्लांट ब्रीडिंग एफर्ट से डेवलप हुई हैं। ठीक है, और जब ये डेवलप हुई थी अपने समय में इनका कमर्शियल कल्टीवेशन भी किया गया है। ठीक है भाई, इनका कमर्शियल कल्टीवेशन मतलब उस समय ये किसानों की बड़ी लोकप्रिय वैरायटी रही थी, हर कोई किसान इनको कल्टीवेट करता था। लेकिन आज इनका कोई यूज़ नहीं बचा है। नो यूज़ एट प्रेजेंट टाइम। आज इन्हें कोई जानता भी नहीं है, आज इन्हें कोई कल्टीवेट भी नहीं करता। ये अपने ज़माने की बड़ी शानदार वैरायटी रही हैं, अपने ज़माने की कमर्शियली कल्टीवेटेड वैरायटी रही हैं, और एक सिस्टमेटिक प्लांट ब्रीडिंग एफर्ट के द्वारा डेवलप की गई हैं। बाकायदा इनके अंदर पूरी प्लांट ब्रीडिंग प्रोसीजर का इस्तेमाल किया गया है इन वैरायटी को डेवलप करने के लिए। लेकिन आज इन वैरायटी को कोई भी कल्टीवेट नहीं करता, आज इन्हें कोई जानता भी नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं गेहूं की, आपने एनपी सीरीज़ वाली वैरायटी सुनी होंगी। ये एनपी सीरीज़ वैरायटी है वीट की, अपने टाइम पर बहुत पॉपुलर वैरायटी थी ये, लेकिन आज इन्हें कोई नहीं जानता। इसके अलावा के सीरीज़ वाली वैरायटी जैसे K61 है, K68, ये वैरायटी भी किसकी है? वीट की। ये भी अपने टाइम पर बहुत पॉपुलर वैरायटी थी, लेकिन आज इनको कोई भी नहीं जानता, कोई भी कल्टीवेट नहीं करता। ऐसी वैरायटीज़ को कहा जाता है ऑब्सोलीट वैरायटी। तो ये वैरायटी जब अपने समय में बहुत ज़्यादा फेमस थी, मतलब इनके अंदर भी अच्छे कैरेक्टर्स थे, अच्छे जीन थे, भविष्य में कभी ज़रूरत पड़ जाए इन वैरायटीज़ की भी, भविष्य में कभी ज़रूरत पड़ जाए उन जीन की, तो इसलिए इस एब्सोल्यूट वैरायटी को भी हम एज अ जर्म प्लाज्म स्टोर करके रखते हैं। क्लियर? अब आ जाओ थर्ड, वैरायटी अंडर कल्टीवेशन। वैरायटी अंडर कल्टीवेशन, ये तो नाम से समझ में आ रहा है। वैरायटी अंडर कल्टीवेशन मतलब जो वैरायटी आज कल्टीवेट की जा रही हैं, मतलब जो प्रेजेंटली कल्टीवेटेड वैरायटीज़ हैं वे सब इसी में आती हैं। ठीक है, ये जो आज की जो वैरायटी है ना, देखो आज जितनी भी वैरायटी है ना वो मोस्टली होमोजाइगस वैरायटी है। मोस्टली ऑलमोस्ट जितनी वैरायटी हम यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम पर, और अगर सेल्फ पॉलिनेटेड की बात करें तो अपन मोस्टली आज प्योर लाइन वैरायटीज़ का यूज़ कर रहे हैं, होमोजाइगस वैरायटीज़ का यूज़ कर रहे हैं। और जितनी भी होमोजाइगस और प्योर लाइन वैरायटीज़ होती हैं वो सबके अंदर नैरो जेनेटिक बेस होता है। जैसे कि इस लैंड रेसेस में क्या था? वाइड जेनेटिक बेस, मतलब वाइडर एडेप्टेबिलिटी थी। जबकि जो वाइड ये वैरायटी आज की जो वैरायटी हैं इनके अंदर कैसा होता है? नैरो जेनेटिक बेस। तभी आप लोगों ने आज के टाइम पर देखा होगा कोई भी वैरायटी ऑल ओवर इंडिया में कल्टीवेट नहीं की जाती।
आज वैरायटी बनाई जाती है एक पर्टिकुलर रीजन के लिए कि भाई मालवा रीजन के लिए ये वैरायटी सुटेबल है, उस वैरायटी को आप साउथ में जाके नहीं लगा सकते, साउथ एरिया में दूसरी वैरायटी है, साउथ की वैरायटी को आप नॉर्थ में नहीं लगा सकते। जबकि लैंड रेसिस में ऐसा नहीं था, लैंड रेसिस में वाइडर एडेप्टेबिलिटी थी, इंडिया में छोड़ो पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी लगाओ वो वैरायटी कल्टीवेट की जाती थी लैंड रेसिस, क्योंकि उनके अंदर नेचुरल सिलेक्शन होता था। आज की जो वैरायटी है उनके अंदर 100% आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता है। ये जो वैरायटी डेवलप होती है ये 100% आर्टिफिशियल सिलेक्शन से डेवलप हो रही हैं, क्योंकि आज जो वैरायटी हम डेवलप करते हैं वो 10 से 12 साल के अंदर बन के तैयार हो जाती है। जबकि नेचुरल सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वैरायटी डेवलप बनने में कम से कम 25-30 साल का समय लगता था। 15-20 साल का समय तो अकेला नेचुरल सिलेक्शन, 25-30 साल तो मैंने कम बताया है, इससे भी अधिक समय लग सकता है, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन तो नेचर पे डिपेंड करता है। जब तक नेचर उसको सेलेक्ट नहीं कर लेगा, नेचर के अकॉर्डिंग वो वैरायटी कन्वर्ट नहीं हो जाएगी, ढल नहीं जाएगी, तब तक उस वैरायटी को हम रिलीज नहीं कर सकते। तो नेचुरल सिलेक्शन में बहुत टाइम लगता है। और आज की जितनी भी वैरायटी है वो सब आर्टिफिशियल सिलेक्शन से, इंसानों के द्वारा सिलेक्शन कर करके बनाई जा रही हैं और एक पर्टिकुलर रीजन के लिए बनाई जा रही हैं, तो वो नैरो जेनेटिक बेसिस है। लेकिन आज की वैरायटी में इंपॉर्टेंस है कि आज की जो वैरायटी है उनके अंदर हाई यील्डिंग वाले जीन्स हैं, हाई यील्डिंग कैरेक्टर्स हैं इनके अंदर। ये बात भी आप लोग याद रखना। एक बात और, जीन के लिए यील्ड के लिए कभी भी कोई डायरेक्ट जीन नहीं होता है, यील्ड के लिए कोई भी डायरेक्ट जीन नहीं होता है। यील्ड एक क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है, कोई एक पर्टिकुलर जीन चाहे तो यील्ड को इम्प्रूव कर दे ऐसा नहीं होता। हमें बहुत सारे और जो कैरेक्टर्स हैं जो यील्ड के पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं उनको इंक्रीज करोगे तो यील्ड अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा कोई जीन होता ही नहीं है कि इस जीन को डालो तो उपज डायरेक्ट बढ़ जाए, हमें बाकी के दूसरे कैरेक्टर बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे कि हमें ईयर लेंथ बढ़ाओ, जैसे कि आप नंबर ऑफ ग्रेन्स बढ़ाओ, ठीक है, इन सब कैरेक्टर को आप इंप्रूव करोगे तो ऑटोमेटिकली यील्ड भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये जो यील्ड है वो एक क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है, इसके लिए कोई डायरेक्ट जीन नहीं होता। तो यील्ड से पॉजिटिवली कोरिलेटेड जो कैरेक्टर्स हैं वो आज की वेराइटीज़ में बहुत ज़्यादा हैं, मतलब हाई यील्डिंग कैरेक्टर्स आज की वैरायटी में होते हैं। तो आज प्रेजेंट में हम जितना भी ब्रीडिंग रिसर्च और जितना भी ब्रीडिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, वैरायटीज़ डेवलपमेंट हो रही हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ हो रहा है, वैरायटी अंडर कल्टीवेशन। ठीक है, इसके अलावा बात करें अपन, एक होते हैं अपने स्पेशल जेनेटिक स्टॉक, स्पेशल जेनेटिक स्टॉक। ये स्पेशल जेनेटिक स्टॉक्स में क्या रखना है? स्पेशल जेनेटिक स्टॉक्स में बेसिकली अपनी जितनी भी म्यूटेंट लाइंस हैं, आजकल म्यूटेशन की मदद से भी हम वैरायटी बना रहे हैं, तो म्यूटेशन की मदद से जो म्यूटेंट लाइन, जो म्यूटेंट वैरायटीज़ बन रही हैं उनको स्पेशल जेनेटिक स्टॉक्स में रखो। अपनी जो क्रोमोसोमल एब्रेशन वाली वैरायटीज़ हैं जिनमें क्रोमोसोमल एब्रेशन पाया जाए, क्रोमोसोमल एब्रेशन का मतलब 4 चीज़ें होती हैं आपकी, डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन और इन्वर्जन। डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन और इन्वर्जन, ये 4 क्रोमोसोमल एब्रेशन मिलने होते हैं। तो अगर किसी वैरायटीज़ में जो क्रोमोसोमल एब्रेशन है तो उनको इन स्पेशल जेनेटिक स्टॉक्स में रखा जाता है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो वैरायटी है, बायोटेक्नोलॉजी डेवलप्ड जो वैरायटीज़ हैं उनको भी हम इसी स्पेशल जेनेटिक स्टॉक में रखते हैं। आजकल बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम जो वैरायटी डेवलप कर रहे हैं उनको भी इसी स्पेशल जेनेटिक स्टॉक में रखा जाएगा, क्योंकि इनको भी हमें स्टोर करके रखना है एज अ जर्म प्लाज्म, ये भी भविष्य में कभी काम आ सकती हैं। ठीक, इसके बाद अपना एक लास्ट है वाइल्ड स्पीसीज। वाइल्ड स्पीसीज में क्या है? देखो, किसी भी क्रॉप स्पीसीज जो आज हम कल्टीवेट कर रहे हैं उसकी वाइल्ड स्पीसीज को भी हमें स्टोर करके रखना पड़ेगा। वो वाइल्ड स्पीसीज जिनसे वे क्रॉप डायरेक्टली इवॉल्व हुई हैं, उन वाइल्ड स्पीसीज को हमें स्टोर करके रखना पड़ेगा। जैसे कि कोई एग्जांपल के तौर पे आपको, जैसे राइस का बॉटनिकल नेम क्या होता है? ओराइजा सटाइवा, और ऐसा माना जाता है कि ओराइजा सटाइवा डेवलप्ड हुआ है ओराइजा निवोरा से। ओराइजा निवोरा क्या है? उसकी वाइल्ड स्पीसीज है। तो ओराइजा सटाइवा को तो आज कल्टीवेट किया जा रहा है, ओराइजा निवोरा को हमें एज अ वाइल्ड स्पीसीज जर्म प्लाज्म की तरह स्टोर करके रखना पड़ेगा। इन फ्यूचर कभी भी उस ओराइजा निवोरा की जरूरत हमें पड़ सकती है। ठीक है, तो वाइल्ड स्पीसीज में क्या आएगा? आपके जितने भी आपकी वाइल्ड रिलेटिव्स हैं या फिर आपकी जो स्पीसीज हैं
ऑफ द कल्टिवेटेड वैराइटीज, इनको भी हम स्टोर करके रखेंगे एज अ जर्म प्लाज्म। तो ये हमने डिफरेंट टाइप की जर्म प्लाज्म पढ़े। एक तो आपने ये पढ़ लिया कि जर्म प्लाज्म होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। ये 5 टाइप के जर्म प्लाज्म है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे जर्म प्लाज्म का कंजर्वेशन कैसे करना है। बेसिकली 2 तरीके होते हैं जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन के, एक होता है इंसिट्यू और एक होता है एक्सिट्यू, ठीक है। इंसिट्यू में तो कुछ नहीं है, लेकिन एक्सिट्यू बहुत डिटेल में, तो इस वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में हम लोग जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन की बात कर लेंगे।